अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक हमने थोड़ा सा जस्ट एक इंट्रो हमने डिस्कस किया था कुछ इवनिंग की क्लास में। लेकिन मॉर्निंग में भी ये स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही इसको डिस्कस कर रही हूँ। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो ऐसी टाइट्रेशंस को हम कहते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के हवाले से है वो ये है कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बने जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में वो वॉलहार्ट्स मेथड में ये चीज़ देखी थी कि जो आपके पास इंडिकेटर था उसका एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था आपके रिएजेंट के साथ, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल था तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा था। तो ऐसी टाइट्रेशन को हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में डिस्कस करते हैं। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस हम उन टाइट्रेशंस को कहते हैं जिसमें आपके पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं हमने पहले भी ये बात कई दफ़ा डिस्कस की है कि कॉम्प्लेक्सेस हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को फर्दर डिस्कस करने से पहले वी हैव सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू लर्न अबाउट। सबसे पहला तो है हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस सिंपली क्या है, वन और मोर मॉलिक्यूल है बाउंड टू अ सेंट्रल कैटाइन थ्रू अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं थ्रू अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जो मॉलिक्यूल जो है वो सेंट्रल कैटाइन से अटैच होता है उसको हम लिगेंड का नाम देते हैं। और जितने भी लिगेंड किसी पर्टिकुलर कैटाइन पे अटैच हो सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रल कैटाइन है आयरन। ठीक है, फेरिक आयन हमारे पास एक मौजूद है जो कि आप उसकी वैलेंसी होती है +3। लेकिन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 6 साइनाइड के जो लिगेंड्स हैं वो अटैच हैं। तो यहाँ पे फेरिक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और फेरिक आयन पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि फेरिक आयन का जो अपना चार्ज है वो +3 है और साइनाइड का जो चार्ज है वो -1 होता है। 6 साइनाइड अटैच हैं तो -6 हमारे पास टोटल हो गया। तो -6 + 3 हमारे पास ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा वो कितना होगा, -3। तो कभी भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स का चार्ज कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स माइनस द वैलेंसी ऑफ मेटल कैटाइन। ठीक है, तो फेरिसाइनाइड का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी कि लिगेंड्स दैट आर बाउंड टू द आयन एट ओनली वन पॉइंट आर कॉल्ड एज यूनिडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे होते हैं, और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो वो अपने तमाम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी हम अभी आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया की एग्जाम्पल है। अमोनिया के पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो यहाँ पे आपके पास कॉपर आयन के साथ शेयर कर रहा है। और अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर कर लें आप अपनी। कॉपर क्या है, सेंट्रल कैटायन है। इस पे आपके पास कितने लिगेंड्स अटैच हैं, 4 लिगेंड्स अटैच हैं। 4 लिगेंड्स आपके पास अटैच हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे कॉपर आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4 है। ठीक है, लेकिन जो लिगेंड कैटायन से अटैच है वो सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैच है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम नाम देते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड के बाद हमारे पास आते हैं मल्टीडेंटेट लिगेंड। मल्टीडेंटेट लिगेंड में हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं और ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं और टेट्राडेंटेट भी हो सकते हैं। मल्टीपल हमारे पास इसकी एग्जांपल मौजूद हो सकती है। ठीक है, मैनी लिगेंड्स कंटेन मोर देन वन ग्रुप capable of bonding to metal ions such ligands are called as multidentate ligands। जहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है इथिलीन डायअमाइन की। ठीक है, इथिलीन डायअमाइन को हम देखते हैं, ये इथिलीन डायअमाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इथिलीन डायअमाइन का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट हैं और नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये किसी सेंट्रल कैटायन के साथ अटैच होगा तो ये दोनों नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेंगे। तो आपके पास एक ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। जितने भी मल्टीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा हमारी एग्जाम्पल है ट्राइडेंटेट लिगेंड की। ट्राइडेंटेट लिगेंड में हमारे पास है डाई इथिलीन ट्राइमाइन। ठीक है, दो इथिलीन के मॉलिक्यूल हैं, तीन अमाइन है। आप इसमें देख सकते हैं कि हर नाइट्रोजन का अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वो सेंट्रल कैटायन के साथ शेयर कर सकता है। देन वी हैव अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसमें हमारे पास ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन मौजूद है। चार अमाइनो ग्रुप मौजूद हैं, चारों अमाइनो ग्रुप के पास अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब सेंट्रल कैटायन के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। देन वी हैव द हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है वो हमारा इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट होता है, ईडीटीए जिसको हम कहते हैं, और ये हमारा सबसे कॉमनली यूज होने वाला रिएजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे ये हेक्साडेंटेट है, इथिलीन डायमाइन, इथिलीन के साथ दो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में टेट्रा एसीटेट। यहाँ पे आपके पास चार एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जब आयनाइज होता है तो वो एसीटेट आयन प्रोड्यूस करता है, और हर एसीटेट आयन के पास अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन with two or more groups on a multi-dentate ligand evidently is a ring compound। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा जगह से अटैचमेंट होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं चिलेट का। चिलेट का वर्ड जो है वो यूज होता है क्लॉ शेप के लिए। ठीक है, तो ligands that form chilates may be called as chelating agents और chilons। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए कि विच ऑफ देम इज नॉट अ चिलेटिंग एजेंट, तो आपके पास ये आ जाएगा दिस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया या साइनाइड ये सब आपके पास क्या है, ये चिलेटिंग एजेंट नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। जितने भी यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कहते हैं, और जितने भी हमारे पास मल्टीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनको हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि जितने भी चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो सब के सब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो है वो सबके सब चिलेटिंग एजेंट नहीं होते। दे कैन ईदर बी यूनिडेंटेट और मल्टीडेंटेट। ठीक है, सिर्फ मल्टीडेंटेट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स को हम चिलेटिंग एजेंट का नाम देते हैं। ओके। ओके, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। ये हमने इसकी बेसिक टर्म्स थी जो हमने सीख ली। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इटसेल्फ की, कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसको हम चिलेटोमेट्री का भी नाम देते हैं, इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अगेन टाइट्रेशन है तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा, wherein the colored complex is used to determine the end point of the titration। जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी उसको हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। जरूरी नहीं है कि कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बने, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। कलर्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी वो जरूर कलर्ड होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, द इक्विवेलेंट पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड very accurately using a complexometric titration। EDTA is the most commonly used titrant in the chiletometry। अच्छा देखिए, जब भी हम किसी टाइट्रेशन की बात करते हैं ना तो हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं जैसे हमें डिस्कस करना होता है। सबसे पहली चीज है हमारे पास एनालाइट। अभी तक हमने जितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है हमें ये बात समझ में आई है कि कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपके पास एक सेंट्रल कैटायन जरूरी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए आपके पास क्या चीज जरूरी है, एक सेंट्रल कैटायन जरूरी है जिससे लिगेंड्स आके अटैच हो। ठीक है, तो अगर आप तो आपका एनालाइट की नेचर क्या होगी, आपके एनालाइट की नेचर होगी कि वो एक कैटायन होगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ मेटल कैटायन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो कैटायंस एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ज्यादातर हम यूज करते हैं मेटल्स की डिटेक्शन के लिए। इससे पहले हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा था जिसमें हम एसिड्स और बेस की डिटेक्शन कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा जिसमें हम सिर्फ हैलाइड्स की डिटेक्शन कर रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, इसमें जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सेंट्रल कैटायंस मौजूद हैं, ये मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मेटल्स, तो हम उनको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एनालाइट। दूसरी चीज आ जाती है हमारा रिएजेंट। रिएजेंट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, टाइट्रेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, ईडीटीए जो है वो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज टाइट्रेंट है। सबसे ज्यादा जो हमारे पास यूज होता है वो ईडीटीए यूज होता है। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास इंडिकेटर। इंडिकेटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो अपने इंडिकेटर्स पढ़े थे ना
उसमें हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के अंदर पीएच इंडिकेटर्स यूज हो रहे थे, जो पीएच चेंज होने पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पीएम इंडिकेटर्स, ठीक है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे पीएम इंडिकेटर्स को डिटेल में। पीएम इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि फ्री मेटल आयन की कंसंट्रेशन को डोनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इन ईडीटी टाइट्रेशन अ मेटल आयन सेंसिटिव इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री मेटल आयन। पीएम इज डिस्क्राइब्ड एज नेगेटिव लॉग ऑफ फ्री और नॉन चिलेटेड मेटल कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारे पास मेटल जो है वो टाइट्रेशन से पहले या टाइट्रेशन के बाद किस स्टेट में मौजूद है वो हमें इंडिकेटर से पता चलेगा। पीएम जो है वो बताता है कि कितना फ्री मेटल आयन जो है वो आपके पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, ईडीटीए की जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। ईडीटीए stands for ethylene diamine tetracetic acid. It's a ligand consisting of two amino group and four carboxyl group called as Lewis bases, ठीक है। Lewis bases क्या होती हैं? जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, EDTA is a hexadentate ligand because of its competence to donate 6 lone pair of electron, ठीक है। इसने क्योंकि अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ होता है, तो आपके पास सॉरी, ईडीटीए जो है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसके पास 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी आपको प्रीवियसली इसके स्ट्रक्चर में बताया भी था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ईडीटीए टाइट्रेशन क्या होता है कि 1:1 की रेशियो में जो है वो मेटल और ईडीटीए आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। मेटल की वैलेंसी कुछ भी हो, ईडीटीए के साथ वो 1:1 में ही कंबाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे m जो है वो n+ है, उसकी कोई भी वैलेंसी हो सकती है। जब हम कॉम्प्लेक्स का चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? मेटल आयन की वैलेंसी माइनस ईडीटीए के ऊपर कितना चार्ज है, -2, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। हम m क्या क्या हो सकता है? कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैडमियम, मैंगनीज, निकल, एल्युमिनियम, जिंक, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर और एनी अदर मेटल आयन, ठीक है। An indicator is added that forms a colored complex with some of the metal ion being determined. When the end point is reached, all of the free metal ion has been complexed by the EDTA. The last addition of EDTA then removes the metal ion from its complex with the indicator, producing a color change. The relative strength of the EDTA metal ion complex compared to that of the indicator metal ion complex determines whether a direct titration or a back titration is applicable. This is very important. और सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में क्या मौजूद है? हमारा एनालाइट। एनालाइट क्या है? मेटल है, ठीक है। उसमें हमने इंडिकेटर ऐड किया। इंडिकेटर क्या करेगा कि मेटल आयन के साथ एक लूज कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। अभी मेटल आयन फ्री है, उसने ईडीटी के साथ चिलेशन नहीं की है, सिंपली वो क्या कर रहा है, उसने इंडिकेटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा? ब्यूरेट से हमने ईडीटी ऐड करना स्टार्ट किया। ब्यूरेट, अच्छा आपको पता है इंडिकेटर हम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इंडिकेटर जो है वो तमाम के तमाम मेटल आयन को कॉम्प्लेक्स कर ले, ठीक है। ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि वो एक या दो मॉलिक्यूल ऑफ ईडीटी के साथ उसने कॉम्प्लेक्स, सॉरी, एक या दो मॉलिक्यूल ऑफ मेटल के साथ उसने कॉम्प्लेक्सिंग की, और बाकी सारा जो है वो ईडीटी के साथ रिएक्शन के लिए फ्री है। जैसे जैसे ब्यूरेट से आप ईडीटी ऐड करते जाएंगे, ईडीटी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। जब आपका मेटल आयन पूरा कंज्यूम हो जाएगा, अब आपके पास सिर्फ वो मेटल आयन मौजूद है जो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स्ड है। अब जो नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ ईडीटी आएगा, वो फॉरन मेटल आयन को डिस्प्लेस, इंडिकेटर को डिस्प्लेस करेगा और मेटल आयन के साथ खुद बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है वो लूज कॉम्प्लेक्स है, वो इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। जबकि मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स क्या है? वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेटल की प्रेफरेंस ये होती है कि वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाए, ठीक है। तो वो इंडिकेटर को छोड़ देगा और क्या होगा कि वो ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इंडिकेटर जैसे ही फ्री होगा मेटल से, वो अपना कलर चेंज कर लेगा। दिस विल इंडिकेट कि अब जो है वो हमारे पास फ्री मेटल जो है वो कंप्लीटली
खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बहुत आइडियल सिचुएशन के जो मेटल और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स है वो लूज कॉम्प्लेक्स है, और मेटल और ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स है। समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता, इंडिकेटर के साथ जो मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। इस तरह की सिचुएशंस में हमें बैक टाइट्रेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है। बैक टाइट्रेशन को हम अभी आगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में डिस्कस करेंगे, तो आपको सही सही बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, Disodium EDTA is commonly used to standardize aqueous solution of transition metal cations. अच्छा, EDTA आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड जो है वो यूज होता है इसके सॉल्ट फॉर्म में, डाइसोडियम EDTA जिसे हम कहते हैं। Carrying out the reaction in a basic buffer solution removes proton as it is formed, which also favors the formation of EDTA metal cation complex reaction product, ठीक है। इसको आपने किस तरह के बफर सोल्यूशन में जो है वो परफॉर्म करना है, अल्कलाइन सोल्यूशन में करना है, ताकि जो भी हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो उसको अल्कली जो है वो रिमूव कर दे और इजीली मेटल EDTA मेटल कॉम्प्लेक्सेस बन सके, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ईडीटीए टाइट्रेशन पे। हमें क्लियर हो गया कि ईडीटीए टाइट्रेशन क्या हो रही है, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सिंग कर रही है, 1:1 का रेशियो है। जितनी हमारी ईडीटीए की स्ट्रेंथ होगी, जितना ईडीटीए हमारा कॉनिकल फ्लास्क में जाएगा, उतना ही हमारा मेटल उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के ऊपर। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन जनरल भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको ईडीटीए टाइट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन हमारी डायरेक्ट टाइट्रेशन। सिंपली एनालाइट के साथ आप इंडिकेटर मिलाएंगे, इंडिकेटर और फ्लास्क के अंदर आप ब्यूरेट से रिएजेंट ऐड करते जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, दैट इज योर डायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है। द सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयन इज बफर्ड टू द डिजायर्ड पीएच। पहला इंपॉर्टेंट काम हमें क्या करना है कि जो भी पीएच जिस पे सूटेबल है, सूटेबल हमें कैसे पता चलेगा कि आमतौर पे हम जितनी भी टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास रिपोर्टेड मेथड्स होते हैं, ठीक है। या तो वो फार्माकोपिया में गिवन होंगे या वो किसी ऑफिशियल प्रोसीजर में गिवन होंगे। तो हमारे पास जो भी डिसाइड पीएच है उसको हम ऐसा बफर यूज करेंगे जिसमें पीएच अचीव हो जाए। देन अ सुटेबल इंडिकेटर इज एडेड एंड टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड ईडीटीए सॉल्यूशन, ठीक है। ईडीटीए सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करके और हम उसको यूज करेंगे विद अ सुटेबल इंडिकेटर, ठीक है। ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स like ammonia, tartrate, or citrate may be added to block formation of insoluble hydroxyl complexes, ठीक है। हम यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो आपके पास मेन ईडीटीए के साथ टाइट्रेशन में कॉम्पीट ना करें, बल्कि अगर कोई इम्प्योरिटी है या कोई साइड प्रोडक्ट बन रही है, कोई बाय प्रोडक्ट बन रही है, तो वो उसको ब्लॉक कर दें, ठीक है। अच्छा, among the cations that can be determined by direct titration EDTA are aluminum, ferricine, calcium, magnesium, zinc, cadmium, copper iron, nickel, cobalt, lead, बेरियम, मैग्नीज, मरकरी एंड मैनी अदर्स, ठीक है। ज्यादातर हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम एक सूटेबल इंडिकेटर के साथ डायरेक्ट टाइट्रेशन से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। Then we have the back titration method. Back titration क्या होती है? In a back titration, an excess of EDTA is added to the metal ion solution, and the excess EDTA is titrated with a known concentration of a second metal ion. आपको पता है बैक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एनालाइट का सॉल्यूशन होता है उसमें हम एक्सेस रिएजेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा रिएजेंट कौन सा है? EDTA है। हमने उसको एक्सेस एंड नोन क्वांटिटी में ऐड कर दिया, ठीक है। ब्यूरेट से तो हम वन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे होते हैं, जब एंड पॉइंट रीच होता है तो हम स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन बैक टाइट्रेशन में हम एक नोन वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा रिएजेंट है उसको हम सेकेंड रिएजेंट से टाइट्रेट कर सकें। द सेकेंड मेटल आयन must form a weaker complex with EDTA than with the analyte ion. So the second metal does not displace the analyte ion from its complex with EDTA. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। What is happening in the back titration of EDTA? हमारे पास एनालाइट में कोई मेटल मौजूद है, ठीक है। हमने उसमें एक्सेस EDTA ऐड किया। अब एक्सेस EDTA क्या करेगा कि वो मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब क्या हो गया?
हमारे पास दो चीजें फ्लास्क में बची, एक तो ईडीटीए मेटल आयन कॉम्प्लेक्स और एक फ्री ईडीटीए। ठीक है। हमें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जितना भी फ्री ईडीटीए है उसको हम एक दूसरे मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स करा लें। ठीक है। अच्छा, अब हमने ब्यूरेट में क्या ऐड कर दिया, हमने मेटल आयन ऐड कर दिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम मेटल आयन डाल रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि मेटल आयन जो है वो फ्री ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर ले। ठीक है जी। फ्री ईडीटीए जितना भी था वो मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। अब जब नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ मेटल आयन आएगा तो अगर उसका ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रांग हुआ तो वो क्या करेगा कि जो हमारा इनिशियल एनालाइट था ना वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कब एंड पॉइंट गुजर गया। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड मेटल लाइन हम यूज करने जा रहे हैं उसका ईडीटीए के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो वीक हो एज कंपेयर टू द एनालाइट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनालाइट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्गर है तभी हम बैक टाइट्रेशन पे जा रहे हैं। ठीक है। वरना अगर वो वीकर होता तो हम इजीली उससे डायरेक्ट टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है। अच्छा जी। Back titration is used when the metal ion blocks the indicator, when the metal EDTA complex forms too slowly, or when the metal precipitates in the absence of EDTA। ये तीन रीजंस होते हैं जिसमें अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग हैज टू बी सॉल्युबल, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो तीन रीजंस हो सकते हैं इसको परफॉर्म करने के कि या तो मेटल आयन इंडिकेटर को ब्लॉक कर रहा है, या फिर मेटल मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स बहुत स्लो फॉर्म हो रहा है, या फिर मेटल जो है वो ईडीटीए की एब्सेंस में प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी। बैक टाइट्रेशन इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ लेड, एल्यूमिनियम, मरकरी एंड निकल। ठीक है। An advantage of this technique is its applicability to the titration of metal in the form of the insoluble salts। ठीक है। अगर हमारे पास इनसॉल्युबिलिटी का प्रॉब्लम है तो हम ये कर सकते हैं कि हम मेटल्स को उस पीएच पर ले जाएं जहाँ पे वो सॉल्युबलाइज हो जाए, उसके बाद एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ईडीटी ऐड कर लें और उसकी बैक टाइट्रेशन परफॉर्म कर लें। ठीक है। अच्छा जी। अब थर्ड टाइप ऑफ टाइट्रेशन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। फॉर मेटल आइंस दैट डू नॉट हैव अ गुड इंडिकेटर और फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस विद ईडीटीए, अ सेकेंड टाइट्रेशन मेथड इज द डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। ठीक है, एक तो हमने बैक टाइट्रेशन डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन मेथड है। हेयर द एनालाइट इज ट्रीटेड with an excess of a second metal bound to EDTA. The analyte ion displaces the second metal from the EDTA complex and then the second metal is titrated with EDTA। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम नॉर्मली हम सिर्फ ईडीटीए डाइसोडियम ईडीटीए से अपनी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम एनालाइट को रिएक्ट करवाते हैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स्ड ईडीटीए के साथ। ठीक है, ईडीटीए ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद है, उसकी हमने एक नोन क्वांटिटी एनालाइट के साथ ऐड कर दी। ठीक है। एनालाइट क्या करेगा, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स है, वो मेटल आयन को डिस्प्लेस करता जाएगा और ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। अब क्या होगा कि जितना एनालाइट ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा उतना ही आपका मेटल फ्री हो गया। अब जो आपका मेटल फ्री हुआ है ना उसको आप अ, दोबारा ईडीटीए के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि जी कितना मेटल डिस्प्लेस हुआ था, जितना मेटल डिस्प्लेस हुआ था उतना ही आपका एनालाइट प्रेजेंट था। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अ टिपिकल डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स मरकरी एज द एनालाइट एंड मैग्नीशियम ईडीटीए एज द डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेट। ठीक है, ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन हम परफॉर्म करते हैं कैल्शियम, लेड, मरकरी और फेरिक आयन के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखा कि फेरिक आयन आपके पास एक ऐसा आयन है जो ऑलमोस्ट हर मेथड के थ्रू एनालाइज हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी। अब आ जाता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन। इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। किस तरह से, ईडीटीए कैन बी यूज्ड एज अ टाइट्रेंट फॉर एनाइंस। अभी मैंने आपको बताया कि जो ईडीटीए टाइट्रेशन हैं वो यूज होती हैं कैटाइंस के लिए। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसा एनाइन हो जिसके पास जिसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास कोई सूटेबल मेथड मौजूद ना हो, उस वक्त भी हम उसको कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन से टाइट्रेट कर सकते हैं। कैसे? अगर उसके साथ कोई ऐसा मेटल आयन अटैच्ड है उस एनाइन के साथ, तो हम उस मेटल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं और साइमल्टेनियसली हमें एनाइन की भी कंसंट्रेशन पता चल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेरियम सल्फेट की एग्जांपल है। इसमें हमें सल्फेट की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, हमें सल्फेट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। लेकिन सल्फेट तो एनाइन है, उसको हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक से नहीं कर सकते। लेकिन सल्फेट सल्फेट के यहाँ पे किसके साथ अटैच है? बैरियम के साथ। ठीक है, बैरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, सो वन वे टू डिटरमाइन सल्फेट इज टू precipitate it with barium, filter and wash the precipitates, then boil in excess EDTA to complex all the barium. Back titrate to determine how much barium you had, दैट इन टर्न्स टेल यू हाउ मच सल्फेट यू हैड। ठीक है, बेरियम और सल्फेट दोनों 1:1 के रेशियो में अटैच्ड है। अगर आपको बेरियम की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली सल्फेट की कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद हो तो हम क्या करेंगे? सल्फेट की अगर हमें कंसंट्रेशन चाहिए तो हम मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे और दैट विल गिव अस द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट एज वेल। ठीक है, ये चीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि सारी टाइट्रेशन की एग्जांपल। अच्छा, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड इंडिकेटर और एप्लीकेशन, इसको मैं डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।